Okay. So welcome back students. Today we are going to start new chapter, fresh chapter, structure of atom. तो देखो इसमें पहला जो लेक्चर है हमेशा हम बोलते हैं कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ होगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एट्सेट्रा. इसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आएंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम. सो टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए हम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखें. तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि देखो एटम जब हम पढ़ते हैं व्हेन वी स्टडी और व्हेन वी स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द एटम्स, तो सबसे पहला चीज़ आता है व्हाट इज एटम. तो एटम के बारे में जो स्टार्टिंग डेफिनेशन था वो क्या था कि द एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस एनी मैटर, राइट. तो इसके बाद वेरियस डेवलपमेंट हुआ तो पता चला कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो इनका डिस्कवरी कैसे हुआ उसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए सबसे पहला चीज जो किया गया वो लिया गया, इसको बोला जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि गैसेस को फिलअप करते हैं. वी fill up this chamber or tube with certain amount of gas. और यहाँ पर दो कंडीशन को फॉलो करना होता है. The gases will be at low pressure. क्या होगा? लो प्रेशर पे होगा गैस. Gases will be at low pressure and the supply of electric current. इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, उसका जो अमाउंट होगा वो ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट के आसपास होगा. दैट इज हाई वोल्टेज. सो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, करेक्ट है. इसके बाद देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब और सिंपली अ डिस्चार्ज ट्यूब. दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज कनेक्टेड विद अ वैक्यूम पंप. The role of vacuum pump is to maintain the low pressure, which I already stated that it will maintain the low pressure of this chamber, right. There are two electrodes connected in this chamber which are cathode and anode, correct है. इसके बाद देखो क्या करते हैं कि हम लोग वी स्टार्ट टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट अंडर वेरी हाई वोल्टेज. तो जैसे ही इसके अंदर से कनेक्शन मिला, ये हाई वोल्टेज सप्लाई हुआ, उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं. वो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इधर से कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स और स्ट्रीम ऑफ रेज स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स एनोड. ठीक है, तो जैसे ही कनेक्शन मिला तो क्या हुआ कि वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व दैट these some particles or some rays start to emerge or they seem to emerge from this discharge tube from the negative terminal which is cathode. cathode क्या है अपना negative terminal. तो negative electrode से कुछ हमको दिखा. हालांकि ये रेज विजुअल नहीं होता है. कभी भी कोई पूछे तो ये एक्चुअली विजुअल रेज नहीं होता है. इसका बिहेवियर हम लोग देखते हैं. पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं और इसको परफोरेशन यहाँ पर करते हैं, यहाँ छोटा छोटा होल्स बनाते हैं. तो अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसके ऊपर अगर पार्टिकल हीट करता है तो उसमें ग्लो करता है. अब ग्लो तभी करेगा जब पार्टिकल हीट कर रहा है. तो जब करंट नहीं है तो वो ग्लो नहीं कर रहा है. जब करंट लगा है तो ग्लो करने लगा. मतलब पता चल रहा है कि कुछ इधर से इमर्ज होकर के आ रहा है. वो कहाँ से इमर्ज हो रहा है? दैट रेज और द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल actually they emerge from negative terminal to positive terminal, that is anode. तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा? नेगेटिव. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अगर इसका बिहेवियर पॉजिटिव होता तो इधर मूव ही नहीं करता. सिंस दीज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इनका बिहेवियर हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव रहा होगा, तभी ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, राइट. तो ये यहां से पता चल रहा है कि कुछ पार्टिकल्स इमर्ज कर रहा है, कुछ रेज इमर्ज कर रहा है जो कि कैथोड से दिख रहा है कि इधर से. हालांकि ये कैथोड से एक्चुअली जनरेट नहीं होता है. इसको भी कभी पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, ये एक्चुअली जनरेट हो दिख रहा है कि दे आर इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड्स एनोड. तो यहां से दिख रहा है कुछ नेगेटिव टाइप का चीज होगा. इतना क्लियर है. तो उसके बाद हम लोग क्या क्या देखे कि दिस इज अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, देन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स सीम टू इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स एनोड. ये भी हम लोग देख लिए. अब क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन.
तो पहला बिहेवियर हमको मिल गया इस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल का या रेज का कि दे आर एक्चुअली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से दिख भी रहा है कि दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब व्हेन यू स्टार्ट टू अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड हम मान लो डाल दिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाले बाहर से तो इनका बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स और द रेज seem to match or they actually match with the particles which are negative in nature, right? तो इनका बिहेवियर कैसा हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाले या मैग्नेटिक फील्ड डाले तो इनका बिहेवियर कैसा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका बिहेवियर जस्ट उन पार्टिकल्स की तरह होता है जिनका निगेटिव चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का कुछ और बिहेवियर होगा या निगेटिव पार्टिकल्स का, पॉजिटिव पार्टिकल्स का कुछ और बिहेवियर होगा, यानी उनका डिफ्लेक्शन, राइट? तो डिफ्लेक्शन इसका ऐसा होता है इस रेज का विच इज सिमिलर और विच मैच विद द निगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज और पार्टिकल्स। तो यहां से कंफर्मेशन मिल गया। एक तो पहले दिख रहा था कि ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है मतलब निगेटिव है, अभी हम बोल दिए कि व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन दे बिहेव जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो यहां से भी पता चल रहा है कि इसका नेचर कैसा है, निगेटिव नेचर है, राइट? तीसरा बात क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज, ये कैथोड रेज है क्योंकि दे सीम टू इमर्ज फ्रॉम कैथोड, दे आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसको बता ही चुके हैं। तो यहां से कंफर्मेशन क्या मिला कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। आप बोलोगे सर इसमें पार्टिकल वाला नेचर कहाँ आया? तो इस एक्सपेरिमेंट में ही एक बहुत ही अल्ट्रा लाइट एक फैन लगाया गया था, ठीक है, टरबाइन टाइप का, जो कि इसको हिट किया तो वो फैन में कुछ रोटेशन हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, और जब ये मूवमेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सप्लाई बंद कर दिए तो वो मूवमेंट नहीं मिला। तो वहां से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ये पार्टिकल है। तो सबसे पहला बात इसको समझ करते हैं, इसके अंदर गैस फिलअप किए, लो टेम्परेचर लो प्रेशर मेंटेन किए, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई किए। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई होने के बाद कुछ पार्टिकल्स निकला, कैथोड से निकला, तो इसको बोले हम कैथोड रेज। इसको क्या बोल दिए? कैथोड रेज। एंड दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स एनोड। इसको चेक करने के लिए एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाए जहां से पता चला कि हाँ कुछ आ रहा है, तो कंफर्मेशन मिला। उसके बाद सेकेंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो पता चला कि इनका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई निगेटिव पार्टिकल का जैसा बिहेवियर होगा, जैसा डिफ्लेक्शन होगा, वैसा ही है। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई ये हमारा निगेटिव पार्टिकल है, और निगेटिव पार्टिकल है इसका मतलब गैस के प्रेजेंस होने की वजह से वो निगेटिव पार्टिकल जनरेट हो रहा है। तो वहां से पता चला कि अच्छा, अब देखो दूसरी बात कि इसके अंदर कोई दूसरा गैस भर दो, मतलब गैस ए पहले फिलअप किए तो फिर गैस बी डाल दो, गैस ए को हटा दो, गैस बी डाल दो, तो गैस बी में भी सेम ही नेचर मिला और पार्टिकल का बिहेवियर सारा कुछ सेम था। तो पता चला कि किसी भी गैस को हम लोग चेंज भी कर रहे हैं तो सेम बिहेवियर मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि सारे में ही ये पार्टिकल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। सिंस दे हैव नेगेटिव इन नेचर, तो इसका पहला नाम पड़ा नेगाट्रॉन। क्या नाम पड़ा? नेगाट्रॉन। नेगाट्रॉन, नेगाट्रॉन नाम पड़ा क्योंकि ये निगेटिव इन नेचर है। नेगाट्रॉन से चेंज होकर के ये बन गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कहां से हुआ? कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब से। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा और बिहेवियर निगेटिव पार्टिकल की तरह देता है। तो हम बोल दिए कि ऐसे पार्टिकल का नेचर है निगेटिव, और ये पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल है क्योंकि गैस कोई भी चेंज करो तो भी मिल रहा है। इसका मतलब इसका नाम भी है नेगाट्रॉन। नेगाट्रॉन से चेंज होकर के आज के जमाने में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कंडक्टेड और वाज वेरीफाइड, राइट? तो यहाँ पर हो गया ये हमारा निगेटिव पार्टिकल का डिस्कवरी। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कोई बड़ी बात नहीं, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट है। कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब लिए, यहाँ पर क्या एक फंडामेंटल चीज जो पढ़े, ये आई होप ये सारा चीज लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो, करेक्ट है? तो नेक्स्ट चीज जो देखें कि यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने वाला है कि ये जो कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज
cathode rays doesn't depend on nature of gas. तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल यहाँ पर याद रखना है. कोई भी चेंज करो तो पता नहीं उसका कोई बिहेवियर में डिफरेंस नहीं आता है. यहाँ पर जो अगला चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. तो सेम ही डिस्चार्ज ट्यूब लिए, सेम टाइप का काम किए, गैस को भरे, इसमें फिलअप किए, वैक्यूम पंप लगाए, लो प्रेशर को मेंटेन किए, हाई वोल्टेज को भी मेंटेन किए, दैट इज अराउंड 10,000 वोल्ट. एंड देन when you supplied electric field, when you connected this setup with an external electric field, और जब इसको कनेक्शन मिला तो अगेन सेम टाइप का बिहेवियर अब कहां से मिल रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या मिल रहा है कि ये कुछ दिखा कि ये जनरेट हो रहा है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड. करेक्ट है. तो कैथोड की तरफ मूव किया तो कैसे बिहेवियर पता करेंगे. अगेन यू परफोरेटेड कैथोड, यानी परफोरेशन का मतलब उसमें छोटा छोटा होल्स बनाना. तो ये होल्स हम इस तरीके से दिखा रहे हैं. पीछे एक फ्लोरोसेंट कोटिंग दिए. फ्लोरोसेंट के बारे में बताएं कि उसके ऊपर कोई पार्टिकल हिट करेगा तो इट विल स्टार्ट टू ग्लो. तो ये जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो ये मूवमेंट हुआ और ये पीछे जाके हिट किया, ग्लो किया, तो हमको लग गया कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द एनोड. ठीक है. और उसका नाम हम लोग दे दिए कैनल रेज. उसका नाम क्या दे दिए, कैनल रेज. कैनल रेज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि अगर देखो तो ये एक्चुअली कैनल के थ्रू पास कर रहा है ना. तो इस तरीके से हम इसका नाम दे दिए कैनल रेज. यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है. अच्छा, दूसरी बात की ये कैनल रेज का बिहेवियर पॉजिटिव है. एक तो पहली बात ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर इधर मूव करना शुरू किया इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर है, अदरवाइज निगेटिव होता तो रिपेल हो जाता. फर्स्ट थिंग. सेकेंड कि व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इसका बिहेवियर वाज सिमिलर टू दैट, अपोजिट टू दैट ऑफ, आई रिपीट, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज. यानी इसका बिहेवियर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाले और इस रेज को उससे इसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो इसका बिहेवियर जस्ट इसके अपोजिट था. इसका मतलब इसके अंदर कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल का नेचर क्या है, पॉजिटिव. करेक्ट है, पॉजिटिव. तो its behavior was opposite to that of electron और कैथोड रेज. तो यहां से हम बोलेंगे कि अच्छा इसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर है क्योंकि उधर हमारा निगेटिव बिहेवियर था. यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना क्या है कि ये जो इसका नेचर है, कैथोड रेज का जो बिहेवियर है या नेचर है या इसका कुछ फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन. यानी कि गैस ए लोगे तो कुछ चेंजेज आएगा. कहां पर, जब हम गैस बी को लेंगे, गैस सी लेंगे तो उसमें भी कुछ चेंज करेगा. लेकिन मास टू चार्ज रेशियो को हम वेरीफाई करेंगे आगे तो पता चलेगा कि ये भी हमारा फंडामेंटल पार्टिकल ही है. तो यहां से पता चला कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये दो चीज पता चला कि हर एक गैस में है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि ये पक्का फंडामेंटल पार्टिकल रहा होगा. फंडामेंटल पार्टिकल है तो ये हम बोल दिए, यहां से पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर निगेटिव, प्रोटॉन का बिहेवियर पॉजिटिव. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो बहुत ही बेसिक सा चीज है, ध्यान रखने का है कि इसमें जस्ट अपोजिट करेंगे, पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाएंगे. ठीक है. तो जैसे ही मूव करेगा ये ग्लो करेगा तो उसके बाद फिर हम बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि डिफ्लेक्शन किस टाइप का हो रहा है. क्या ये पॉजिटिव बॉडी के जैसा कर रहा है या फिर निगेटिव बॉडी के जैसा कर रहा है, या पॉजिटिव पार्टिकल की तरह कर रहा है या फिर निगेटिव पार्टिकल की तरह कर रहा है. सो वहां से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ ऐसा चीज है विच आर फंडामेंटल in nature and they constitute the basic atom. तो यहां से पता चल गया एटम कुछ ऐसा होता है. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, अगर यहां से हम बोलेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम, तो हम बोल सकते हैं कि एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट, which on further division gives you charged particles. है ना, चार्ज पार्टिकल्स को ये
जनरेट करता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल हमारा दो मिल गया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चलो, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिल गया तो अब कुछ बात करेंगे इसके चार्ज का, इसके मास का, इसके चार्ज और मास के रेशियो का। ठीक है, तो बेसिक सा चीज है कि जे थॉमसन जो है वो हमको बताए कि व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो। तो एक जे थॉमसन, एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, वो क्या किए, वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं है। उस एक्सपेरिमेंट में क्यों जाना है, वो उनका एक लाइफ टाइम का रिसर्च था। ठीक है, तो वो अपने रिसर्च से, अपने कैलकुलेशन से वो बताए कि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज को हम दिखा रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम बात करेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं, प्रोटॉन को P+ से दिखाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करो या फिर E- से चलेगा। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन was found to be 1.7588 था। ठीक है, 88 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या है, हम लोग पढ़े, कूलम है। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो यहां से पता चला कि 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये कौन बताए, जे थॉमसन। उनका अपना एक्सपेरिमेंट था, वो अपने कैलकुलेशन से बताए कि देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसका रेशियो जो है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब यहाँ पर एक बात आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। देखो, एटम से हम लोग जब डील करते हैं तो एटम के, एक एटम का भी मास हम जब पढ़ा रहे थे एटॉमिक मास यूनिट, तो वहां भी हम ये बात बोले थे कि सिंपली एक एटम का मास निकालना इज नियर टू इम्पॉसिबल थिंग। अभी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस आ गया, उस टाइम में नहीं था। तो हम लोग एक रेशियो कुछ चार्ज और मास का निकाल करके उसका वैल्यू दे सकते थे। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, या फिर एक पर्टिकुलर एटम का मास कितना है, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना इज नियरली टू इम्पॉसिबल। तो वहां से वो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, which was found to be 1.7588 into 10⁻11 कूलम पर केजी। चलो, ये चीज को नोट डाउन कर लो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट चीज जो है, एक नए एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको बोले हम लोग आरे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। देखो, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है, इसको स्टडी करना, इसका डेरिवेशन तुम जाकर के कहीं भी देखोगे, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, उसमें अभी पढ़ना नहीं है। थोड़ा बहुत और फिजिक्स पढ़ लो तो मैं भी कुछ कैलकुलेशन करके इसको निकाल भी सकते हो। है उतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, लेकिन चलेगा। थोड़ा सा अभी उसको हम एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएंगे और हमारे बुक में भी नहीं है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना। तो ये चार्ज ड्रॉपलेट, मतलब क्या किए कि ऑयल ड्रॉपलेट को यूज़ किए और इससे वो कुछ ऐसा चीज निकाले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को वो कैलकुलेट किए, वो निकाले, वो क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये था हमारे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दिस वाज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1.602 था, हम लिख दिए 1.6। इसको लिख सकते हो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। वो अपने एक्सपेरिमेंट से इसको कैलकुलेट किए। आरे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या ऑयल एक्सपेरिमेंट से वो कैलकुलेट कर पाए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है कुछ इतना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, जे थॉमसन का ये था और आरे मिलिकन का ये है। जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो कुछ इस तरीके से निकाल दिए और आरे मिलिकन आए इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, वो कुछ अपना एक एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो बोले कि देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा
वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम लोग दिखाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग कई बार -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिखाते हैं। तो ये निगेटिव साइन कहीं भी दिखेगा, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं है। ये निगेटिव साइन जो है, निगेटिव साइन अगर दिख रहा होगा ये बोर्ड में, एक सेकंड हम देख ले रहे हैं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस ये जो साइन है हमारे निगेटिव साइन जो है, दिस इज टेलिंग यू अबाउट द नेचर ऑफ दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा कैसा नेचर होगा, उसका निगेटिव नेचर होगा। तो ये जस्ट बताता है हमको नेचर। क्या बता रहा है? नेचर। कई जगह ये लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पता चल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दो चीज को कपल करेंगे हम लोग और उससे हम लोग निकाल लेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के मास को निकालना इज वेरी टफ, इम्पॉसिबल टाइप का है। तो सबसे पहले देखो E/me रेशियो जो आया था वो क्या आया था, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसको कूलम केजी इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? कूलम केजी इनवर्स, ठीक है। तो ये आया। अब नेक्स्ट जो आर एम मिल्टन अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए, वहां से वो बताया कि देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन दोनों को यूज करके हम क्या किए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं E/me लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो E डिवाइडेड बाय E/me वेयर me रिप्रेजेंट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू me/E, ये गया, बच क्या गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जुगाड़ करके निकाले। वो कौन सा जुगाड़ था कि इनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रखे, इनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रखे और दोनों का रेशियो कुछ इस तरीके से निकाले। तो पता चल गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, वो हम लिख दिए यहाँ पर। बाय E/me रेशियो क्या था अपना 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी और केजी इनवर्स। तो ये वैल्यू जो आया ये कुछ ऐसा आया, वो 9.1, ठीक है, 9.1 तक हम रख रहे हैं, इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है। तो ये हो गया अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको समअप करते हैं। पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। इनको हम बोले कि दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फिर इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट आए, पहले जे थॉमसन आए, वो बोले कि देखो चार्ज को निकालना और इलेक्ट्रॉन के मास को निकालना वो बहुत टफ है। तो वो क्या किए, एक सैंपल लिए जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा कुछ, तो एक सफिशिएंट मास आ गया। तो बोले कि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास को, ये me क्या है, me लिखोगे सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं m, सबस्क्रिप्ट में e, इसको बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E माइनस। तो बोले कि देखो E/me का वैल्यू हम निकाल के दे सकते हैं और वो निकाल के दे दिए 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। फिर एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट और आए आर.ए. मिल्टन, वो अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वो ऑयल को कुछ मतलब ड्रॉपलेट्स को इंड्यूस किए थे उस चैम्बर में। उसके ऊपर कुछ उनका एक कैलकुलेशन था, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो पहले निकाल चुके थे हमारे जे थॉमसन। वो आए, उनके बाद जो है आर.ए. मिल्टन अपना दे दिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारा
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यू था उसके जुगाड़ से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर पाए, विच इज इक्विवेलेंट टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो देखो इलेक्ट्रॉन पढ़े उसका डिस्कवरी पढ़े, प्रोटॉन पढ़े उसका डिस्कवरी पढ़े, फिर हम लोग आ गए नेक्स्ट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज गिवन बाय आर ए विल्सन। यूजिंग दीज टू थिंग्स वी कैलकुलेटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग, अच्छा अगर हम पूछें कि व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक, तो जितना अंडरस्टैंडिंग अभी है हमारा, जितना भी अंडरस्टैंडिंग है हमारा, उससे तो हम यही बोल सकते हैं कि देखो एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसीलिए एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, विच इज व्हाट मेक्स द एटम टू बी न्यूट्रल, राइट। तो एटम न्यूट्रल क्यों है कि द अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा दैट विल बी +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि ये प्लस साइन बताता है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव साइन बताता है कि नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, बट दोनों का नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट द वैल्यू ऑफ चार्ज इज वेरी सेम, इज वेरी सिमिलर। दोनों का हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो साइन जो है वो बस बता रहा है नेचर क्या है। चलो इसके बाद जब डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, पहले क्या था कि हम लोग बोलते थे देखो एटम जो है वो क्या होता है इंडिविजुअल होता है, इसको और ब्रेक हम लोग नहीं कर सकते हैं, करेक्ट है। तो फिर वेरियस जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बेसिस पे बोले कि नो, एटम इज फर्दर डिविजिबल और एटम इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रॉन क्या होता है जिसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये तीन चीज का हम लोग देख लिए कि ऐसा कुछ होता है। फिर आया हमारा बहुत सारा एटॉमिक मॉडल। तो साइंटिस्ट को जब पता चलता है कि कुछ नया चीज हो रहा है तो वो अपना अपना प्रोपोजिशन लेके आते हैं कि देखो एटम का मॉडल ऐसा होगा वैसा होगा, और उसी चीज को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल में जो पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसको तुम लोग बहुत ही क्लास 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था। वो बोले कि देखो एटम जो होगा वो एक स्फेरिकल चीज होगा, वो क्या होगा स्फेरिकल चीज होगा, और वो स्फेरिकल ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। तो वो बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका जो प्रोपोजिशन था, ही सपोज्ड और ही प्रपोज्ड दैट एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेरिकल और स्फेयर। तो एटम क्या है, एक स्फेयर है जो पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोल सकते हैं दैट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली spread over the entire atom। यही चीज तो वो बोल रहे हैं कि देखो जो हमारा एटॉमिक मॉडल है वो हम ऐसा सोच रहे हैं कि एटम जो है वो एक स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है। कैसा है पॉजिटिव चार्ज कि इस एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है।
यानी कि ये खुद एटम जो हो जाएगा वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा। ये एटम जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, लेकिन एटम को तो न्यूट्रल होना है। तो फिर वो बोलते हैं इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इम्बेडेड है इक्वल अमाउंट में। नेगेटिव चार्ज क्या है, इम्बेडेड है इक्वल अमाउंट में, यानी पॉजिटिव चार्ज तो पूरा स्प्रेड है, लेकिन जो भी चार्ज, जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज है पॉजिटिव का, उतना नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज क्या है, इम्बेडेड है। तो हम बोल देंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इम्बेडेड। ठीक है, टू गिव एटम अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर, टू गिव एटम अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर। तो एटम के न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन करने के लिए बोले कि ये तो है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज इम्बेडेड। तो कैसा ये मॉडल दिख भी रहा है कि इसी मॉडल का नाम वो दे दिए प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते हो इसको, और क्या बोल सकते हैं, ये एक मॉडल हो गया। दूसरा इसको बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। तो इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इसलिए है ऐसा, या रेजिन पुडिंग भी बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों चीज क्या है, जैसे वाटरमेलन में क्या होता है कि पूरा फ्रूट रहता है और उसके अंदर जो सीड्स रहता है इम्बेडेड रहता है, तो ये भी वैसा ही दिख रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर सीड जैसे होता है वैसे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, वाटरमेलन मॉडल हो गया। प्लम पुडिंग मॉडल है वही केक वाला जो हमारा होता है, उसके अंदर फ्रूट्स जो इम्बेडेड होता है। सिमिलरली रेजिन पुडिंग मॉडल, तो जैसे केक में जो फ्रूट्स इम्बेडेड है जस्ट वैसा ही है। तो इसका बहुत सारा नाम है, सिर्फ दो एस्पेक्ट को याद रखना है कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, या फिर इसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ओवर द एंटायर एटम विच इज स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट पार्ट इज नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन सच अ वे दैट इट गिव्स एटम टू अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद जो है एक रिवॉल्यूशनरी मॉडल आया, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मॉडल क्या आया, वो आया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मॉडल क्यों है इसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज जो है इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए हम पहले इसको ड्रॉ करते हैं, वीडियो पॉज करते हैं। ओके, तो ये है अपना, और मेरा जो फोन माइक्रोफोन था वो भी डिस्चार्ज हो चुका है। एनीवेज, तो ये था हमारा जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग सेटअप से पता चल रहा होगा कि ये लिए हम लोग अल्फा पार्टिकल का सोर्स। अल्फा पार्टिकल का सोर्स यानी कि ये सोर्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल कैसे जनरेट होता है। अल्फा पार्टिकल के बारे में दो चीज जान लो कि इसका कुछ मास होता है, राइट, और दूसरी चीज ये जान लो कि ये रेडियो एक्टिव डीके से निकलता है और इसका नेचर जो होता है पॉजिटिव होता है। जैसे पॉजिटिव पार्टिकल हम लोग प्रोटॉन पढ़े हैं ना, तो उसी तरीके से इसका जो नेचर होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिए और इसको एक लीड प्लेट से निकाले। लीड प्लेट से हम इसको पास करवा रहे हैं, वो रे को क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये है अपना गोल्ड फॉइल। ये क्या है अपना गोल्ड फॉइल। पीछे जो स्क्रीन दिख रहा है अगेन वही फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक मतलब फोटो जैसे कैप्चर करता है वैसे ही। तो कैसा स्क्रीन लेते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यानी कोई पार्टिकल इस पे हिट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये ग्लो करेगा। और ग्लो करा तो पता चल गया कि इसके ऊपर कोई पार्टिकल हिट कर रहा है,
तो वो एक नेचर स्टडी करने के लिए होता है, राइट। सो अ फोटोग्राफिक प्लेट इज केप्ट बिहाइंड द गोल्ड फॉइल इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स और द बिहेवियर ऑफ द हिटिंग रेज। तो यहाँ पर जो रे हिट कर रहा है उनका बिहेवियर क्या है, करेक्ट है। तो अल्फा पार्टिकल के सोर्स को हम लिए, अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा, पॉजिटिव, ये चीज ध्यान में रखने का है, और ये रेडियो एक्टिव डीके से जनरेट होता है, इसके अंदर कुछ मास होता है, तो काफी पॉजिटिव नेचर है इसका, राइट। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कुछ रे जहां जहां हिट कर रहा है उसको हम स्टार मार्क से दिखा रहे हैं कि ये ग्लो कर रहा है यहाँ पर, ठीक। इसको जब अच्छे से स्टडी किया गया, कौन सा चीज को स्टडी किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो रे हिट कर रहा है उनके बिहेवियर को, वो कुछ इस तरीके से डिपिक्टेड है। ये क्या है, ये 3 पार्ट है अपना। ये है अपना एक्सपेरिमेंट, ये क्या है अपना एक्सपेरिमेंट। दूसरा है हमारा ऑब्जर्वेशन, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है, तो कभी भी क्या करते हैं हम लोग, जैसे 10th में भी किए होंगे एक एक्सपेरिमेंट, तो तुम जो ऑब्जर्व किए वो लिखे, फिर तीसरा आता है कैलकुलेशन एंड फाइनल वैल्यू। तो वही है, ये है अपना एक्सपेरिमेंट। दिस इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग बाय दिस एक्सपेरिमेंट और फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, एंड देन यू राइट योर proposals that what you got from the experiment, right। तो रदरफोर्ड क्या किए, गोल्ड फॉइल को लिए, गोल्ड फॉइल का बहुत ही थिन फॉइल लिए, अल्टीमेटली थिन हम उसको बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली थिन एक फॉइल को लिए, गोल्ड फॉइल। ये क्या था, एक्सट्रीमली थिन फॉइल लिए। एक्सट्रीमली थिन फॉइल लेने का मतलब क्या है कि एटॉमिक लेयर ज्यादा ना हो ताकि हम स्टडी कर पाए, राइट। तो वहां से ऑब्जर्व किए कि जितना भी रे हिट कर रहा है, मैक्सिमम जो हिटिंग रे है, जो हिट कर रहा है रे, वो डायरेक्टली पास कर रहा है। यानी ये सोचो गोल्ड फॉइल है, तो रे यहां से आ रहा है और इधर से एज इट इज निकल जा रहा है, मतलब कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। यानी अगर ऐसे भी आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में वो पास कर रहा है, तो उसको हम दिखा रहे हैं कि दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द रेज गॉट अनडिफ्लेक्टेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द रेज आर अनडिफ्लेक्टेड। ये क्या हो गया, अपना ऑब्जर्वेशन हो गया, यहां से दिख भी रहा है। दूसरी बात क्या हुई कि कुछ रेज, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेज, ये 2 चीज ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द रेज, अगर ये दिख रहा होगा, आई थिंक यहां तक दिख रहा होगा, तो हम लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, यानी कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं उसमें। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेज वेर डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल, ध्यान रखो इस बात को। यानी कि जो कुछ रेज थोड़ा बहुत जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ भी तो स्मॉल एंगल, यानी ये अपना गोल्ड फॉइल है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल हिट करना शुरू हुआ, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो यहाँ दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द रेज वेर अनडिफ्लेक्टेड, जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में वो पास कर गया, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो गया, अनडिफ्लेक्टेड। सेकेंड है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेज वेर डिफ्लेक्टेड विथ अ वेरी स्मॉल एंगल, जो कि ये है, कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट किया और बहुत ही स्मॉल एंगल से। तीसरी बात ये है, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 in 20,000 रेज, यानी ऑलमोस्ट 20,000 रेज में एक रे ऐसा होगा, ये रेशियो निकाल रहे हैं हम, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि 20,000 में एक रे ऐसा आया, मान लो 1 लाख रे हम पास करवाए, उसमें 5 रे आया, तो हम बोल सकते हैं कि 20,000 में 1 रे ऐसा था जिसका डिफ्लेक्शन हुआ नियरली 180 डिग्री। ये क्या है, नियरली 180 डिग्री। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये 3 ऑब्जर्वेशन मिला कि देखो मैक्सिमम रे पास कर रहा है अनडिफ्लेक्टेड, कुछ रे का स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, वो यहाँ पता नहीं चल रहा है लेकिन वहां दिख रहा है, और 1 in 20,000 रेज वो क्या हो गया कि वापस डिफ्लेक्ट कर गया। यानी क्या हुआ कि वो इसके पीछे अगर कोई स्क्रीन हम लगा दिए इसके पीछे, तो उस डिफ्लेक्टेड रे का बिहेवियर यहाँ पता चलेगा, वहां तो पता चलने वाला नहीं है। तो हम क्या किए, पीछे भी एक स्क्रीन लगाए और डिफ्लेक्टेड रे का बिहेवियर यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। क्लियर है, ये चीज तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो इससे पता क्या चल रहा है, हम बता रहे हैं, उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे
कि मैक्सिमम रे अगर अनरिफ्लेक्टेड पास कर रहा है, यानी इस थिन फॉइल में जो कि एटम से बना है, थिन फॉइल क्या है, एटम से बना है, तो मैक्सिमम एटम का स्पेस जो होगा वो एम्प्टी स्पेस होगा, तभी तो वो अनरिफ्लेक्टेड जा रहा है। कि मैक्सिमम स्पेस, ये क्या इंप्लाई किया अनरिफ्लेक्टेड वाला, कि मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी और वॉइड। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, वो स्मॉल डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि एक कोई पावरफुल सोर्स रहा होगा, वो उसको स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करवा रहा होगा। अगर यहाँ हम पावरफुल सोर्स रखें तो इस वाले को भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करवा सकता है, इसको भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करवा सकता है। इसका मतलब कि जो रे डिफ्लेक्ट हुआ दैट वाज ड्यू टू अ वेरी कंसंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग फोर्स इन एन एटम विच इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। क्योंकि अगर स्मॉल रीजन में नहीं होता तो हर रे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करता है ना, तो सारा रे अगर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है। जो स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्ट कर रहा है that is due to a powerful center, that is due to presence of a very powerful center of charge। ठीक है, और उसका चार्ज कैसा, ऑब्वियसली पॉजिटिव को ही डिफ्लेक्ट कराएगा, निगेटिव रहता तो उससे पास कर जाता है, क्योंकि अल्फा सोर्स का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो ये दो चीज समझ में आना चाहिए। और रदरफोर्ड का जो कैलकुलेशन था वो बताया कि ये जो स्मॉल कंसंट्रेटेड रीजन है वो बहुत ही मतलब कि एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल रीजन है। यानी कि एटम का साइज अगर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर का, अगर मीटर का हमारा रेडियस है एटम का, तो ये न्यूक्लियस वाला जो रीजन होगा 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में आएगा। तो ये समझ सकते हो कि अगर फुटबॉल, एक क्रिकेट बॉल को हम रखें न्यूक्लियस, तो जो पूरा 5 किलोमीटर इसका रेडियस जो होगा दैट विल बी द साइज ऑफ एटम। तो समझ सकते हो कि न्यूक्लियस या वो जो पावरफुल सेंटर था वो बहुत ही छोटा है। तो चलो एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट के बिहेवियर को यहाँ स्टडी किए कि यहाँ से जितना रे जा रहा था मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड गया, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ दैट वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वेरी पावरफुल सेंटर ऑफ चार्ज। तीसरी बात क्या है कि जो एक रे जो हमारा हिट बैक हुआ वो क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं ये स्मॉल रीजन जो था डायरेक्ट उसी पे अटैक कर रहा होगा और वो अटैक करके इसको वापस भेज दे रहा है। ठीक है, तो वो स्मॉल रीजन के पास वो चला गया होगा। अब वो स्मॉल रीजन का नेचर क्या होगा, जरा सोचो कि अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर कैसा, पॉजिटिव। वो स्मॉल रीजन इसको इतना पावरफुल है ये कि इसको डायरेक्टली डिफ्लेक्ट कर दिया नियरली 180, मतलब जिस रास्ते पे गया उसी पे वापस हो गया। इसका मतलब इसका नेचर भी पॉजिटिव होगा, तभी तो ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। अगर निगेटिव होता तो इसको पास करने देता। ठीक है, तो ये तीसरा चीज है। और यही जो चीज है जो पावरफुल सेंटर की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा पॉजिटिव। और उसी स्मॉल रीजन का नाम हम दे दिए न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो यहाँ से एक नया चीज पता चला कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, यानी वहां पर प्रोटॉन्स है। इतना तो क्लियर हमको भी समझ में आ रहा है, तुम लोगों को भी आ रहा होगा कि वो जो स्मॉल रीजन है तभी इसको वापस करवा पाया डायरेक्टली 180 डिग्री पे, और यही कुछ रेस को स्मॉल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसका नेचर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा रे का नेचर क्या है, पॉजिटिव, और इसीलिए इसको रिपेल कर रहा है। तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, समझ में आ रहा है। और स्मॉल रीजन का जो साइज है वो एटम के साइज में के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, यानी कि वो बहुत ही छोटा स्पेस को कवर अप कर रहा है। यानी एटम के वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में कंपैरिजन जो है नेग्लिजिबल है, साइज जो है कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल साइज का है। ये तीन चीज है। तो अब यहां से कैलकुलेशन से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज डेंसली कंसंट्रेटेड। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करवा रहा है तो वो क्या है, डेंसली कंसंट्रेटेड है, और उसी का नाम हम दे देते हैं न्यूक्लियस, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। करेक्ट है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है भाई, ये गलती से उससे टकराया और वापस हो गया, यानी कि वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का नेचर कैसा, पॉजिटिव। सेकेंड, और वही न्यूक्लियस जो है अदर रेज को स्मॉल डिफ्लेक्शन दे पा रहा है। ठीक है, दूसरा बात है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर एक नया चीज आया कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग at very high speed in circular path and those circular paths are known as orbits। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज यहां से पता चल गया। और न्यूक्लियस का साइज भी हम बताया कि एटम के साइज के हिसाब से कंपैरिजन में दैट इज नेग्लिजिबल। तीसरी बात क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव स्मॉल न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, अगर एटम में प्रेजेंट है, इसका मतलब उसको तो कोई टाइम फोर्स चाहिए एंड दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल वाज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट गेव यू द फॉलोइंग रिजल्ट कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज डेंसली कंसंट्रेटेड। अब बोलोगे सर यहाँ मास वाली बात कैसे आ गई? तो मास बाबू देखो, पहले ही हम बताए थे कि अल्फा पार्टिकल के अंदर सर्टेन मास होता है और अगर उस मास को कोई डायरेक्टली रिपेल कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ मास होगा, है ना? तो इस वजह से हम बोल दिए कि मास और चार्ज दोनों, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज डेंसली कंसंट्रेटेड, जिसको न्यूक्लियस बोल दिए। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स which move at very high speed in circular path and those circular paths are known as orbits। यानी ऑर्बिट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का घर हो गया, जिसके अंदर वो बस घूम रहा है पागल की तरह बहुत ही हाई स्पीड पे। तीसरी बात क्या हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दीज वेर द फाइंडिंग्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, बिकॉज he gave you the idea of nucleus। और न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके अंदर एटम का मास होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो नया चीज हम लोग देखेंगे क्या है कि देखो, इसी तरीके से साइंटिस्ट लोग अपना डिस्कवरी करते हैं, अपना प्रपोजल्स देते हैं। अगर तुम उसके आगे कुछ प्रपोजल दे दिए, उनके एक्सपेरिमेंट को गलत ठहरा दिए, तो तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और वही हुआ हमारे थॉमसन साहब के साथ। थॉमसन क्या बोले थे? थॉमसन मॉडल में एक चीज बताना भूल गए थे, तो वो क्या था कि ये एटॉमिक मॉडल है और ये पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है? तो बताया कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यानी ये स्फीयर ही पॉजिटिव स्फीयर है। एंड नेगेटिव चार्ज वेयर embedded in such a fashion, negative charges were embedded in such a fashion that gives the atom a stable structure, electrostatically stable structure। तो क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज यहाँ embedded है और ये दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी। और तीसरी बात जो बोले थे वो थॉमसन साहब का था कि मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम is also spread uniformly। तो हम इसको समअप करेंगे, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज एंड मास वेयर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यानी कि क्या है कि अगर इस पार्ट को अगर कट करो तो यहाँ से भी कुछ मास निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है? तो पॉजिटिव एंड मास वेयर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, वेयर एज नेगेटिव चार्ज वेयर embedded in such a fashion that it gives the atom a stable structure और electrostatically stable structure। ये यहाँ पर मतलब क्या है? थॉमसन का एक खासियत था कि वो एटम के न्यूट्रलिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में वो सही बताए कि एटम जो है वो स्टेबल है, न्यूट्रल है, वो ये बता पाए। लेकिन थॉमसन के बाद जो रदरफोर्ड का फाइंडिंग हुआ तो वहां से एक चीज पता चला कि मास जो है, मास इज डेंसली कंसंट्रेटेड, मास, पॉजिटिव चार्ज एंड मास, दोनों पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज डेंसली कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर तो भाई थॉमसन उसका अपोजिट बोल रहे हैं और रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसका एक्सपेरिमेंट से तो लग भी रहा है कि रदरफोर्ड साहब सही बोल रहे हैं। तो रदरफोर्ड का जो डेवलपमेंट या एक्सपेरिमेंट हुआ वो बहुत ही जेन्युइन एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट से हमको, तुमको, सबको दिख रहा है
कि उनका बात लगभग सही है। तो वो क्या कर दिए कि थॉमसन के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिए। थॉमसन के मॉडल को बोलोगे क्यों डिस्कार्ड किए, क्योंकि थॉमसन बोले पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यहाँ से हमको दिख भी रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज इज डेंसली कंसंट्रेटेड, जिसको नाम दिए थे हम न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस की वजह से हम इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियर मॉडल। तो न्यूक्लियर मॉडल एक्चुअली डिस्कार्डेड थॉमसन्स मॉडल as it failed to explain that positive charge and mass is not uniformly spread। ठीक है, तो यहाँ से वो बता रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। देखो हम बनाए थे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मास वो बोले कि वो भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, लेकिन रदरफोर्ड बोले कि पॉजिटिव चार्ज इज डेंसली कंसंट्रेटेड एंड मास इज आल्सो डेंसली कंसंट्रेटेड, जिसका नाम हम लोग दे दिए न्यूक्लियस। और ये था हमारा सर्कुलर ऑर्बिट्स इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो यहाँ से ये तो दो चीज बिल्कुल गलत साबित हो गया, इसके वजह से थॉमसन मॉडल वाज डिस्कार्डेड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई थॉमसन मॉडल वाज डिस्कार्डेड बाय रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज को बोल रहे थे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मास को बोल रहे थे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, लेकिन रदरफोर्ड का फाइंडिंग से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड, rather they are concentrated in the nucleus or they are concentrated in a very negligible space as compared to the entire atom or the volume of atom, जिसको हम लोग नाम दे दिए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के होने की वजह से ये पूरा का पूरा मॉडल चौपट हो गया। तो इसको समअप करते हैं कि हम लोग दो मॉडल पढ़े, थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल बोल पाया कि ये फाइंडिंग्स था, रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियर, एक नया चीज न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज भी है और मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ से एक तीसरी बात भी समझ जाएंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ व्हेन यू कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम। ये दो तीन चीज याद रखने का है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही मॉडल में एक कॉमन चीज जो है वो दोनों ही बात कर रहा है कि जो नॉर्मल स्टेट पे जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट होगा उतना ही निगेटिव का होगा। तो न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव है उतना ही मैचिंग अमाउंट का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल होगा। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दैट इज बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हमारे तुम्हारे बीच जो अट्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां चार्ज बॉडी आता है वहां पर कौन सा अट्रैक्शन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग दिखाते हैं Q माइनस और Q प्लस। इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है यही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारा, एक सेकंड टाइम देख लेने दो, ठीक है। चलो बता ही देते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बस इसके बाद हम लोग चैप्टर के इस पार्ट को एंड करेंगे। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अच्छा, अगर एटम न्यूक्लियर है, अगर इफ एटम इज न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल, तो एटम अगर न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सही है, Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम, क्योंकि न्यूट्रल एटम में क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। बट इन ऑल अदर केसेस, क्यों,
क्योंकि हमको पता है कि अगर ए माइनस भी होता है, ए प्लस भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयंस, कैटायंस या फिर एनायंस। तो ऐसे केस में इन ऑल केसेस द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमको ध्यान में बस ये रखना है कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बोल दिए कि Na, तो Na का मतलब क्या है? Na इज नथिंग बट सोडियम एटम, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब न्यूट्रल है। तो इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा, और 11 प्रोटॉन भी होगा। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो अगर हम इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन बता दिए तो तुम बोलोगे सर प्रोटॉन भी 11 ही होगा, क्योंकि दिस इज अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब देखो मास नंबर क्या होता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है अपना मास नंबर। ठीक, नेक्स्ट है अपना मास नंबर। मास नंबर ऑफ एटम दैट इज डिनोटेड बाय ए। तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स आर नथिंग बट जो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग बोलेंगे ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। क्या हो गया? न्यूक्लियॉन हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, तो वो हो गया अपना न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो मास नंबर इज दिस। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस कैसे फॉर्म होता है? आयंस हमारा होता है, एक कैटायन होता है और दूसरा होता है एनायन। ध्यान देना यहाँ पर बस। तो एटम होता है भाई हमारा न्यूट्रल। अब मान लो हम बात करें कार्बन एटम का, तो कार्बन में 6 होता है और मास होता है 12। ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 6 हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो गया। ये दिख रहा है कि दिस इज अ न्यूट्रल एटम, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगा हमारा 6, और मास नंबर क्या हो जाएगा इसका? मास नंबर इज Z इज इक्वल टू 12। तो अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकलेगा? देखो प्रोटॉन क्या हो गया हमारा 6 और ये हो गया 12, तो ये इधर जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n 0 से दिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो 6। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम लोग। बस 2 मिनट लेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, आयंस कैसे बनता है। आयंस तभी बनेगा, आयंस का मतलब है कि ये न्यूट्रल एटम नहीं है। जैसे Na+ का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है। भाई देखो कि मान लो जैसे नॉर्मल Na की बात करें, Na का होता है 1123, तो हम इसको देखते के साथ बोलेंगे नंबर ऑफ protons is equal to 11, number of electrons is also equal to 11 because this is a neutral atom, and number of neutrons क्या हो जाएगा? mass number minus number of proton, that is 12। दिख रहा है? बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारा चेंज नहीं होगा। ऐसे भी सोचो कि प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तक पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए प्रोटॉन कभी भी डिसलोकेट नहीं होता इन जनरल। रेडियो एक्टिव डीके में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो प्रोटॉन को डिसलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो ये तो 11 रह गया। लेकिन हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को मान लो कम कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 10 हो गया, यानी कि होना चाहिए 11 लेकिन हो गया 10, यानी एक इलेक्ट्रॉन उस एटम से जो बाहर निकल रहा था उसको खींच के फेंक दिए, तो क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम, यानी 11 से हो गया 10। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव कितना है? एक ज्यादा है,
तो पॉजिटिव 1 बढ़ गया है। अगर इलेक्ट्रॉन हम कर दिए 9 तो पॉजिटिव कितना 2 ज्यादा, तो हम लिख सकते हैं Na के ऊपर प्लस प्लस। हालांकि ये होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम लोग सोच सकते हैं। तो अगर एक एटम ए है, ए के अंदर इलेक्ट्रॉन है मान लो 50 और प्रोटॉन हो गया मान लो 55, तो प्रोटॉन कितना से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? बिल्कुल 5 से ज्यादा दिख रहा है, तो ए के ऊपर +5 हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास है एक एटम ए है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 55 एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू 50, तो भी इस एटम का एटॉमिक नंबर जो होगा, एटम मान लो इसको एटम से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 50 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो दिख रहा है कि भाई होना चाहिए था 50 इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रल होता, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर से हम इसमें डाल दिए हैं। तो चेंजेस हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ +5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा, कितने से ज्यादा? प्रोटॉन से 5 से ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा? निगेटिव। तो ए